गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जैसा कि आपको विदित है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, वह रोमांटिसिज्म के बारे में चल रहा है। हम उसके बारे में विस्तार से आपको बता चुके हैं और उनका एग्जाम्पल भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ आपकी बुक के अंदर जो अगला जो टॉपिक है वो इसी रोमांटिसिज्म से संबंधित है और वह है द ग्रिम ब्रदर्स। यहाँ इस पर जो आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। ये हु वर द ग्रिम ब्रदर्स, एक्सप्लेन देयर वर्क्स फॉर डेवलप नेशनल फीलिंग्स अमंग जर्मन्स। यहाँ आपके समक्ष ये पूछा गया है कि ये ग्रिम ब्रदर्स कौन थे और इनका जो कार्य है वो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए वो क्या क्या है। तो पहले भाई मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इनके दो ब्रदर्स हैं, इनके नाम है, एक का नाम है जेकोब ग्रिम, एक का नाम है जेकोब ग्रिम और दूसरे का नाम है विलहेल्म ग्रिम। ये दोनों ब्रोदर है, आपके सामने इनका जिक्र कर रखा है। और कब इन्होंने जन्म लिया आपकी बुक में दे रखा है 1785। इसका जन्म है 1785 का है, इसका जन्म 1786 का है। दोनों ब्रोदर है। इन्होंने लॉ की स्टडी की है। एक ही चीज़ हम क्लियर करने के ला इन्होंने पढ़ा है। उसके बाद में 6 ईयर ट्रेवलिंग, 6 years ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज टू कलेक्ट। क्यों गए? टू कलेक्ट फोल्क रिलेटेड कलेक्शंस, मैंने शॉर्ट में आपको समराइज में लिख दिया। ये गए। यहाँ पर इनके बारे में जिक्र दे रखा है। ये दो ब्रदर है, भाई है, जेकोब ग्रिम है, एक विल्हेम ग्रिम है। इसका जन्म इनका जन्म 1785 में हुआ, एक का जन्म, और एक का जन्म 1786 में हुआ। आपकी समझ सही है। इन्होंने पढ़ाई किसकी की भाई? भाई इन्होंने लॉ की स्टडी की और इसके अलावा 6 वर्षों तक ये लगातार यात्रा करते रहे गांव से गांव तक, ताकि देहाती जो जानकारी साहित्य वो इनके हाथ में लगे। अब मैं यहाँ पर इसको मैं आपके समक्ष क्लियर करना चाहूँगा। एक बार छोटा बड़ा ये होगा, इसको हम एक बार अपने पेज को मैनेज कर लेते हैं इस साइड, ताकि आपकी दिक्कत ना आए, हम इसको समझ सकें। ये आपके समक्ष है ये पूरा। अब देखिए, हम इसको आपके समक्ष क्लियर करते हैं। ये पूरा दे रखा है, ऊपर की हेडिंग में देख लो आपके समक्ष की। तो जैसा कि फेरी टेल्स, सभी परियों की कथाएं, उनके बारे में। अब इन्होंने क्या है कि ऐसा ही नाम रखा लगभग जो सबको पसंद आए। तो जेकोब ग्रिम एक का नाम है, दूसरे का नाम विल्हेम ग्रिम इसका नाम है। और दोनों ने जर्मनी के शहर हनोई में, जर्मनी का शहर है हनोई में इनका जन्म हुआ। 1785 में बड़े भाई का जन्म हुआ जेकोब का, और 1786 में विल्हेम का जन्म हुआ, रिस्पेक्टिवली एक के बाद 1 साल की गैप से इनका जन्म हुआ। इन्होंने आगे चल के लॉ की स्टडी की, ये वो जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। और धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट है, इन्होंने अपना इंटरेस्ट बनाया कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स, पुरानी जो कथाएं हैं जो परियों से संबंधित है या जो भी है, जो इंटरेस्टिंग लगे उनसे बनाया। उनके बारे में इन्होंने मन बनाया कि हम इसको इकट्ठा करेंगे। उन्होंने 6 वर्षों तक लगातार यात्राएं की, 6 वर्षों तक। ये पूरा ये जो पैराग्राफ है यही इसका आंसर है, इसलिए मैं आपको साथ में इसको बता रहा हूँ। इन्होंने 6 ईयर्स तक इन्होंने यात्रा की, गांव से गांव ये घूमे, विलेज टू विलेज, लोगों से बातचीत की, टॉकिंग टू पीपल, लोगों से इन्होंने बातचीत की। और जो लोगों से बातचीत करने के बाद में जो डाटा इनके समक्ष आया, उस डाटा को इन्होंने लिखा। और ये जो डाटा है वो हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशंस। ये डाटा इनके पास कैसे है भाई? ये जो गांव के लोग हैं इनके पास डाटा कैसे है? तो ये भाई पीढ़ी दर इनके पास चला आ रहा है। जैसे हमारे दादाजी ने हमें कुछ बातें बताई और हमारे पिताजी ने कुछ बातें हमारे बच्चों को बताई, फिर हम भी उनके बच्चों को कुछ बातें बताएंगे। इस प्रकार जनरेशन टू जनरेशन से ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी, हिंदी में इसको हम बोलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बातें चलती रही।
दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन। ये जो कथाएं थी, कहानियाँ थी, ये बच्चों में, नौजवानों में बहुत प्रसिद्ध थी। अब 1812 आ गया, 1812 आ गया। दे पब्लिश, उन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। उन्होंने फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स, ये कथाओं का जो पहला संग्रह है, जो पहला संग्रह है कथाओं का, वो इन्होंने निकाला। धीरे धीरे इन्होंने भाई सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स आल्सो। जो मिडिल क्लासेस के लोग हैं, लिबरलिज्म वाली जो सोच है, उसमें भी दोनों भाई शामिल हो गए। किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, इसको आगे बढ़ाना है। स्पेशली हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये चाहते थे कि भाई मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये इसलिए चाहते थे ताकि इनको अपनी किताब छापने का मौका मिले। यदि ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस में शामिल नहीं होंगे तो भी ये किताब के छाप पाएंगे भैया। इसी दौरान इन्होंने पब्लिश कर दिया 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। जर्मनी की जो भाषा है, भाषा पर आधारित 33 खंडों का वॉल्यूम डिक्शनरी इन्होंने जारी कर दिया भाई। तो ये एक आम लोगों के अंदर ये जर्मनी की जो भाषा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। यहाँ मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि भाई ये दो ब्रोदर हैं, जेकोब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम है। इनका जन्म हनोई में हुआ है, जर्मनी में एक शहर है हनोई से। और बड़े भाई का जन्म 1785 में हुआ, छोटे भाई का जन्म 1786 में हुआ है। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की है। धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट है वो इनकी परिकथाओं में होने लगा। 6 वर्षों तक दे स्पेंड 6 वर्षों तक लगातार ये गांव से गांव बढ़ते गए, लोगों से बातचीत की, और इन लोगों से बातचीत करने के बाद में जो कथाएं कहानियाँ इनके सामने आई उनको लिखा, इन राइटिंग डाउन, उन्होंने इनको लिखा फेरी टेल्स को। फिर ये वो फेरी टेल्स है यहाँ बताया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादाजी, पिताजी, उनके माध्यम से, परदादाजी, उनके माध्यम से ये हम तक पहुँची है। और ये बच्चों के अंदर ही बहुत प्रसिद्ध थी और ये बड़े लोगों में बहुत प्रसिद्ध थी। 1812 वो आ गया जब इन्होंने इस पूरे कलेक्शन को, संग्रह को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। फिर बाद में दोनों भाई है, दोनों भाई लिबरल पॉलिटिक्स में भी कूदे, क्योंकि ये कूदना इनके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इनको चाहिए। क्योंकि जब इनको फ्रीडम ऑफ द प्रेस मिलेगी तभी तो ये अपना वॉल्यूम छाप पाएंगे। और इसी दौरान इन्होंने अपना 33 खंडों का जो एक डिक्शनरी है ना, वो जर्मन लैंग्वेज की, उसको छाप दी हुई इन्होंने। तो यहाँ पर आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भाई इनके नाम क्या है। तो एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया। पहले वाले का जन्म इतने को हुआ, दूसरे का जन्म इतने को हुआ, कहाँ पे हुआ ये बाप को बता रखा है। इन्होंने क्या पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, आपके समक्ष है। कितने वर्षों तक इन्होंने यात्रा की, 6 ईयर्स तक यात्रा की, लोगों से बातचीत की। राइटिंग डाउन, ये राइटिंग डाउन है, इसको भी आप नोट करें इसको। और ये पूरी जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास पहुँच रहा है। फर्स्ट कलेक्शन इन्होंने 1812 में जारी किया, मट्टी लगा रहा हूँ इसको। उसके बाद लिबरल पॉलिटिक्स में कूद गए और बाद में 33 वॉल्यूम का इन्होंने एक डिक्शनरी भी जारी की खंडों में। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। ये पूरा का पूरा आपका इसका आंसर है भाई। अब चलो इसमें आगे देखते हैं ये इन्होंने क्यों किया। ये यहाँ पर भी मैं इसको मिटा दूँ, ये इन्होंने क्यों किया। चलो ये एक्सप्लेन तक लेते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैंने मिटा दिया, मुझे जगह चाहिए तो जगह के आधार पर मैंने इसको मिटा दिया है। जब जगह होगी तभी तो हम कुछ लिख पाएंगे। चलिए धीरे धीरे हम सीरियस होते जा रहे हैं हमारे टॉपिक के बारे में, क्योंकि जब तक गंभीरता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम उस टॉपिक को, जब तक हम उस टॉपिक में गहराई से अंदर नहीं घुसेंगे तब तक बच्चों निखार नहीं आएगा कि हम वो सब्जेक्ट कितना क्या है। गहराई से निखार तभी आएगा जब हम उसमें डीपली, हम गहराई से अंदर पहुँचेंगे। अब यहाँ आपके समक्ष है, ये थोड़ा सा इसको ला दूँ ताकि ये आराम से हो। अब इन्होंने ग्रिम ब्रदर्स ने उस वक्त ये भी देखा फ्रेंच डोमिनेशन, भाई आपको पता है कि इनका आधिपत्य आसपास बढ़ रहा है, तो इनको खतरा महसूस हुआ, थ्रेट, कि हमारी जो संस्कृति है, जर्मन कल्चर है, उसको खतरा है इस पर। और उनका ये मानना था कि ये जो फोक टेल्स है, उनका ये मानना था ये फोक टेल्स है, इनको हम इकट्ठा करके इसको अभिव्यक्ति हम करेंगे तो ये एक प्रकार से ऑथेंटिक, वास्तविक जर्मनी की जो स्पिरिट है उसको जगाएगी। ये जो फोक टेल्स है, मैं रिपीट कर दूं इसको, ग्रिम ब्रदर्स से भाइयों को इस बात का डर लगा कि जो फ्रेंच का डोमिनेशन है वो धीरे धीरे हो सकता है जर्मनी की संस्कृति को नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है, जो फोक टेल्स है, जिसकी जो अभिव्यक्ति है वह एक प्रकार से वास्तविक तौर पे जर्मनी की जो भाषा है, संस्कृति, उसकी आत्मा है और उसको जगाएगी। देखिए, इसलिए दे कंसिडर देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज
एज पार्ट ऑफ द वाइडर अफेयर टू अपोज। ये लो भाई, इन्होंने लगातार ये कार्य क्यों किया। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या उनका कुछ वो कमाना चाहते थे, क्या करना, नहीं, उन्होंने इसलिए किया, उनका ये प्रयास है, ये प्रयास टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन। वो फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध करना चाहते थे और साथ में चाहते थे, ये नंबर 1 हो गया, यहाँ से करता हूँ नंबर 1, और ये नंबर 2 ये हो गया क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। वो ये भी चाहते थे कि जर्मनियों का एक अलग से अस्तित्व है। तो यहाँ पर मैं कुछ ये नोट करना चाहूँगा इन्होंने क्यों किया। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो जो बात है वो आपके सामने है कि दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया, टू ओपोज, ये सबसे बड़ी बात है, ये भाई मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, टू ओपोज फ्रेंच डोमिनेशन। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, फ्रेंच डोमिनेशन, भाई फ्रांस के लोगों का विस्तार हो रहा है, उनकी सोच का विस्तार हो रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, एंड दूसरा आपके सामने हो गया क्रिएट ए, वो चाहते थे क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, एक पहचान बनाना चाहते थे भाई। देखो आप, ये उन्होंने क्यों किया, दे डिड सो, उन्होंने इसको इसलिए किया ऐसा, दे डिड सो टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन, ताकि फ्रांस का जो आधिपत्य वो ना बढ़े, और वो ये भी चाहते थे कि फ्रांस के साथ साथ जर्मन नेशनल फीलिंग्स, जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको भी वो शो करना चाहते थे। सॉरी। तो इस प्रकार से बच्चों ये अब आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये आपका 3 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो भाई मैंने 2 या 3 बार आपके सामने क्लियर कर दिया है, और भी साथ में आप एक क्रिएटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, ताकि क्या है कि आप इसमें और ज़्यादा इसको विस्तार से लिख सकें। ये पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर है, इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। साथ साथ में देखो, क्रिएटिव माइंड बहुत ज़रूरी है, तो आप माइंड सेट रखें और साथ साथ में इन सब लाइनों को जोड़ते हुए अपने हाथों से और लिखने का प्रयास करें। चलो अब इसमें आगे जो हमारी समक्ष है, जो क्वेश्चन आपका, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है, और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आया हुआ है। पहले मैं इसको रिपीट कर दूं, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूं, और वो जो क्वेश्चन आपके सामने जो फर्स्ट लाइन है आपका, नेक्स्ट आपका है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो अपने आप में एक क्वेश्चन आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। आप पहले के पेपर उठा के देख लीजिए। अब वो अलग बात है भी आपके आर के जो है सर को मुँह जवानी मैक्सिमम कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है वो याद रहता है। व्हाट कैन आई डू, अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे को याद आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था आपकी समक्ष, द 1830s वर years of great economic hardship। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आया था कि इकोनॉमिक जो हार्डशिप है इन यूरोप, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ये इनवर्टेड कोमा है, और लास्ट में इसके लिखा हुआ था एक्सप्लेन, इसको विस्तार से बताइए। अब उससे पहले, उसके लिए पहले अपन को भाई ये, हाँ जो भी है ये क्लियर है हमारी समक्ष। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ये जो फर्स्ट लाइन है इस पूरे पैराग्राफ की, यही यहाँ से ही इसका क्वेश्चन बना दिया गया। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेनेशन विस्तार से बताइएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके एक एक लाइन को समझना पड़ेगा। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over the यूरोप। तो जो 19th century का फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ का मतलब हो गया 1801 से लेकर 1850, ये जो समय है ये मैंने आपके सामने नोट कर दिया है। 1801 से लेकर 1850 का जो समय है, तो इस वक्त यूरोप की पॉपुलेशन खूब बढ़ी। इस वक्त जो यूरोप की पॉपुलेशन है, ये डाटा मैंने आपको बता दिया, खूब बढ़ी। और
ये बढ़ जाए, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सीकर्स, वैसे हम सीकर के रहने वाले हैं, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है जो सीकर, SEEKER, सीकर। वैसे मैं बता दूं, हम जिस शहर में रहते हैं उसका नाम भी हिंदी में सीकर है, और ये इंग्लिश का सीकर है। तो सीकर को तलाश करना, किसकी तलाश करना भाई, जॉब, नौकरी की तलाश करना भाई। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ गई तो ये लोग भाई कहीं ना कहीं उसको उस काम करने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने लगे या उसके तलाश करने लगे। देखो आप, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज। लो भाई, जो जनसंख्या गांव में बढ़ रही थी वो सीधी शहर की तरफ टूट पड़ी, पलायन कर गई भाई। क्यों भाई, और शहर बढ़ गया ओवर क्राउडेड स्लम्स, स्लम्स हो गया झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स हम बोलते हैं, ये हम उसके उधर बाद में लिखेंगे। तो ओवर क्राउडेड जो शहर है वो गांव के लोगों से भर गया, क्योंकि गांव के लोग है पलायन करके शहर में आ चुके थे, और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनके सामने बड़ी समस्या थी। मुकाबला, स्टीप कंपटीशन आपके सामने लिखा हुआ है, तगड़ा मुकाबला चल रहा था इनका। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, और ये फ्रांस में, ये जर्मनी में तो 50 साल के बाद में शुरू हुआ। तो इनसे जो मशीन मेड जो सामान आ रहा था उनसे इनको बड़ा तगड़ा उनसे कंपटीशन चल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। भाई इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मशीन मेड जो सामान कपड़ा बन के आ रहा था, वो यूरोप से अभी बहुत एडवांस आगे था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये वस्त्र उद्योग में ज़्यादा चल रहा था। और ये ब्रिटेन में हर घरों के अंदर ये वर्कशॉप बन के वहाँ पर ये थोड़ा बहुत पार्ट मैकेनाइज था, उससे काम चल रहा था। और यूरोप के लोग हैं अभी भी उसका ब्रिटेन का मुकाबला करने की सोच रहे थे, ये करने जा रहे थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर। अभी भी यूरोप के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो उच्च वर्ग अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि किसान लोग बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये पहले के कर्ज से दबे हुए हैं, बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, पहले के कर्ज से दबे हुए हैं, ऑब्लिगेशंस, और कुछ उनके सामने बाधाएं भी है भाई। ये काम वो नहीं कर सकते भाई, बाधाएं भी उनके सामने। और साथ साथ कई बार भोजन की कीमतें बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है भोजन की कीमतें, जब लावणी, बेड हार्वेस्ट, ये बेड हार्वेस्ट हो गया, लावणी हो गया, जब ये कई बार लावणी खराब हो जाती है। वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, अफरा तफरी, भाई ये पॉपुलिज्म आपके सामने दे रखा है, अफरा तफरी बढ़ जाती है भाई। कहाँ, टाउन के अंदर भी, और कंट्री, यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं, यहाँ कंट्री का मतलब है गांव। वैसे मैं सब बता दूं, कंट्री के दो ही अर्थ है, एक तो देश है, एक गांव है। तो भाई ये गांव के अंदर अफरा तफरी फैल गई भाई, और शहर के अंदर भी अफरा तफरी फैल चुकी थी। ये पूरा इसका जिक्र मैंने कर दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको हमें क्लियर करना चाहेंगे। तो पहले तो हो गया पॉपुलेशन इंक्रीज, पहला हो गया आपका पॉपुलेशन इंक्रीज, कहाँ, इन यूरोप, इन यूरोप। कब, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये पूरा का पूरा आपकी बुक में दे रखा है 19th सेंचुरी भाई। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको टॉपिक आपको, ठीक है भाई। अगला क्या हो भाई, हाँ, सीकर्स ऑफ जॉब्स, जॉब्स, नौकरी तलाश में। सो रूरल पीपल गांव के लोग हैं, माइग्रेटेड टू टाउन, शहर की तरफ टूट पड़े भाई। एंड वर लिविंग इन क्राउडेड स्लम्स एरिया, उस पर रहने लगे। स्लम्स एरिया, जो भीड़ भाड़ वाला, जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, उसमें रहने लगे भाई। यहाँ पर साफ दे रखा है हिसाब से। और स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेसेड, स्टीफ कंपटीशन फ्रॉम
मशीन मेड क्लोथ्स। लो भाई, जो कपड़े बन के आ रहे हैं मशीन मेड, उससे भाई इनका बड़ा मुकाबला हो रहा है। रिपीट कर दूं मैं आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। पॉपुलेशन बढ़ी यूरोप में, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में लोग नौकरी की तलाश में जाने लगे। कहाँ से, जो रूरल पीपल है वो शहर की तरफ आने लगे और क्राउडेड बेड में रहने लगे। वहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, एक बार ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, उनको मुकाबला करना पड़ रहा है कि जो मशीन मेड जो कपड़ा आ रहा है वो कपड़ा बड़ा सस्ता है। अब इसमें आगे देखिए भाई, ये इधर मैं आपको बता चुका हूँ और इस आंसर को हम पूरा कर दें। यहाँ पर समय के साथ साथ स्वयं को बदलना भी बहुत ज़रूरी है और गहराई से हम भाई, यहाँ हमारे पास कोई क्लास का टेस्ट का ऐसा कुछ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम टॉपिक वाइज, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन हमेशा थोड़ा लंबा चलता है, फर्स्ट पेज 28 पेज का है, तो बारी बारी से एक एक लाइन हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, तो हो सकता है इसके कुछ पार्ट बड़े बन जाए हिसाब से। अब आप देखिए तो अब यहाँ पे देखिए कि स्टिल आपको बता रखा है एरिस्टोक्रेसी पीपल enjoyed their luxurious लाइफ। चलो अभी वो इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय देयर लग्जरियस लाइफ, उसके बारे में। बट पीजेंट्स स्ट्रगल्ड फॉर देयर लाइवलीहुड, अभी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या आपके सामने दे रखा है, एक और दे रखा है, हाँ, they also faced the rise of food prices during dead harvest। जब लावणी खराब हो जाती है तब वो भी भोजन की कीमतें बढ़ गई, उसका भी वो सामना कर रहे हैं। हाँ, they also faced widespread पॉपरिज्म। आपकी बुक का है, मैं कहीं बाहर का नहीं लिखा रहा आपको। अफरा तफरी का भी सामना भाई आम आदमी को करना पड़ता है। इन टाउन एंड कंट्री एक आम आदमी सामना करेगा भाई, नेताजी कभी सामना नहीं करते हैं, राजा महाराजा। तो मैं इसको रिपीट कर दूं भाई, ये अभी भी जो अरिस्टोक्रेसी जो लोग हैं अभी भी अपनी जो पैसे की पावर का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बेचारे किसान लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं। कई बार उनको सामना करना पड़ता है फूड प्राइजेज का, और ये फूड प्राइजेज तब बढ़ जाती है जब लावणी खराब हो जाती है। किसी भी कारण से लावणी खराब हो जाए तो भाई ओलावृष्टि हो जाए या कुछ सूखा पड़ गया, कोई फसल की कीड़ा लग गया, जो भी है। और वो इसके साथ साथ लास्ट में आपको है पॉपरिज्म, अफरा तफरी का सामना करना पड़ता है भाई, कीमतें बढ़ गई। अब कोई भूखे तो कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसकी वजह से ये गतिविधियों में उल्टा पुल्टा हो जाता है और इसका सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट मैं रिपीट कर दूं, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब इसमें आज का जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मैं आज इतना ही बता पाऊंगा आपको ड्यू टू माई इलनेस, थोड़ा सा नर्वस मैं कभी नहीं होता नर्वस मेरे से दूर भागता है, क्या आप सबको पता है। हंसने वालों के पास हंसने वाले लोग आते हैं, जो खुश रहता है खुशियाँ उनके आसपास घूमती रहती है, ये मैं आदतन हूँ, इसलिए नर्वस की कोई बात नहीं। लेकिन मौसम है, तबीयत ख़राब हो ही जाती है, लेकिन मेरा रूल है सुबह वीडियो बनाना है तो बनाना है,
गला थोड़ा 2-3 से ख़राब है। देखिए आप, यहाँ हमारे सामने नया टॉपिक है। तो अब ये द फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक। अब फ्रांस अब ये रिपब्लिक बन गया। अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में क्या क्या, अब पहले हम इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहेंगे इसको। तो ये देखिए आप, ऐसा ही 1848 ऐसा ईयर आ गया। भाई भोजन की कमी है, चारों तरफ बेरोज़गारी फैल रही है, और जो जनता है पेरिस की, आपको बताया, रोड पे आ गई। बैरिकेड्स को उन्होंने तोड़ दिया, इरेक्टेड। मैं रिपीट कर दूंगा इसको, लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्लीप, और बेचारे को मजबूर होकर भागना पड़ा। उसको क्या, जनता कुछ भी कर सकती है, इतने सारे लोग आ जाएंगे तो जनता कुछ भी कर सकती है। तो बच्चों 1848 की बात है, ऐसा ही समय आया, बेड हार्वेस्टिंग हो गई और भोजन की कमी पड़ गई, चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई, और जो जनता है, जनता जनार्दन पेरिस की सड़कों पे आ गई। चलो भाई, जो जितने भी अवरोध लगाए गए थे वो सबको हटा दिया गया, और वो जो नॉमिनल हेड बना हुआ था लुइस फिलिपे, उसको भाग जाना पड़ा। अब हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए आपके सामने पीजेंट सरप्राइजिंग का ये फोटो दे रखा है। अब मेन जानकारी अपने सामने यहाँ पे ये चीज़ है, मेन चीज़, इसको क्लियर करना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ देखो, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। लो साहब, वही मैंने आपको सामने लिखा है। आपको पता है शुरुआत के अंदर ये स्टेट जनरल नाम इसका हुआ करता था, बाद में इसका नाम डाल दिया गया नेशनल असेंबली, और इसने रिपब्लिक, अपने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। ग्रांटेड सप्रेज टू ऑल, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, एक बार रिपब्लिक कर दिया, जो भी है आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ग्रांटेड सप्रेज टू ऑल, सप्रेज हो गया राइट टू वोट, सबको राइट टू वोट मिल गया। तो राइट टू वोट की किसको, अडल्ट मेल्स अबाउट 21। अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है बच्चों, आप देखिए, अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। 21 वर्ष से बड़े जितने मेल उनको अधिकार मिल गया। थर्ड, मैं कई बार बच्चों क्लास में कहता हूँ, गारंटीड द राइट टू वर्क। लो भाई, हमारे यहाँ राइट टू वर्क है, जैसे नरेगा वाली स्कीम जो भी है, वो 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वो पारित हुआ था अप्रैल में लगभग मुझे जो जानकारी है, बिल्कुल राइट टू वर्क वाला, और उसमें नरेगा को शामिल कर लिया गया था। और ये मामला है 1848 का, 1848 का। अब आप देख लो, लगभग 100-150 वर्ष पीछे हम लोगों को अधिकार देने में। और ये चौथा पॉइंट आपके सामने होगा, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप। ये फोर्थ क्या है, लोगों को रोजगार बिल्कुल शर्तिया तौर पर मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हमारी भारत का स्किल कौशल केंद्र, हम इसको बोलते हैं स्किल सेंटर्स। कौशल हिंदी में शब्द इसका कौशल। अब मैं ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, लास्ट वाला बाद में ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, पहला पॉइंट, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, घोषणा कर दी भाई, प्रोक्लेम्ड फ्रांस ए रिपब्लिक नेशन। लो भाई, आज से जनता के द्वारा चुना हुआ नेशन है भाई, घोषणा कर दी भाई। पहला पॉइंट तो आपके सामने ये हो गया। असेंबली ग्रांटेड, अब असेंबली ने क्या किया, असेंबली ग्रांटेड सप्रेज राइट टू वोट, सप्रेज राइट टू वोट टू ऑल। अब दे रखा है अडल्ट मेल्स अबोव 21, जो 21 वर्ष से बड़े हैं उनको मिल रहा है। अब आगे, और असेंबली गारंटेड द राइट टू वर्क। अब असेंबली करी वो सबको, जो भी है, असेंबली गारंटेड, गारंटी से रोजगार मिलेगा भैया आपको, गारंटेड द राइट टू वर्क, आपको काम करने का अधिकार है और काम आपको मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा आपको। चलो आपके समक्ष ये हो गया। अब इसमें देखिए, हाँ, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड, अब लास्ट पॉइंट हो गया इसका, नेशनल वर्कशॉप, कार्यशाला। इसको भाई आज हमारे इंडिया में कौशल केंद्र बोलते हैं, वर्कशॉप,
वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड, ताकि भाई लोगों को ट्रेनिंग तो मिले ना काम करने की। भाई बिना ट्रेनिंग के काम कैसे करेंगे प्रोवाइड। कोई उल्टा पुल्टा तार जोड़ दिया तो फिर हाँ कहीं कुछ कनेक्शन उल्टा पुल्टा हो गया, घर में सिलेंडर फट जाएंगे, बिजली के तार फट जाएंगे आपस में। एम्प्लॉयमेंट वर्सेट, बिजली के तारों में भाई कनेक्शन उल्टा पुल्टा हो गया तो शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको, जो भी है बिजली का तार जल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये द फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक, तो ये कब हुआ, तो ये भाई 1848 की बात है, ये वो साल है, उस साल में हुआ। और इस दौरान क्या क्या हुआ भाई, सबसे पहले देखो नेशनल असेंबली ने इसको फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन घोषित कर दिया। असेंबली ने सबको राइट टू वोट दिया, सभी जितने पुरुष हैं जिनकी उम्र 21 साल हो गई उनको सबको राइट टू वोट दिया। असेंबली ने गारंटेड भी दी भाई सबको कार्य मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा सबको। अब सबको काम तो मिलेगा, लेकिन अब काम करना उनको आता ही नहीं, तो काम कहाँ से करेंगे। तो नेशनल वर्कशॉप स्थापित की गई है ना, वो नेशनल वर्कशॉप स्थापित की गई ताकि जो ये रोज़गार वाले हैं इनको भाई रोज़गार भी मिले और इनको ट्रेनिंग भी मिले कि काम को कैसे करना है। तो बच्चों इस प्रकार से आई एम सीरियस, मैं आपको गंभीर होकर एक एक पॉइंट है, टॉपिक है, उसको हम दो बार रिपीट भी कर रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही बात है, आर के जो सर चैनल है वो बिल्कुल इस प्रकार से आपको जो आपके जो चारों किताबें हैं उनकी एक एक बुक के अंदर हम जब गहराई से जाएंगे तो आपको पता है हीरे मोती गहराई, समुद्र की गहराई में मिलते हैं। तो समुद्र की गहराई में हीरे मोती मिलते हैं, तो ऐसे हम भी एक एक लाइन की गहराई में जाएंगे तो आपकी 100/100 आने में कोई परहेज़ नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे उम्मीद है इसी प्रकार से आप इसमें मेरे चैनल को आर के सर को आप सब्सक्राइब, लाइक और मुझे आगे बढ़ाने का मौका देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।